Hello everybody, Assalamu alaikum. Welcome to the world of concepts. So in this video we want to talk about internal energy and relationship between internal energy and temperature. हम इन दोनों चीजों को आज कवर करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो एनर्जी को हमने सिंपली क्या किया था, क्लासीफाई किया था दो पार्ट्स के अंदर। किसके अंदर? दो पार्ट्स के अंदर हमने एनर्जी को क्लासीफाइड किया था। लिखा हुआ है यहाँ पर, एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। पता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5 के अंदर, वर्क का चैप्टर था क्लास 11 के अंदर। सही है। अब मैं बात करता हूँ किसी भी सब्सटेंस के बारे में। इंटरनल एनर्जी का मैं बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखो, कोई भी मैटर आप कंसिडर कर लें, कोई भी मैटर, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी मैटर आप कंसिडर कर लें, भले वो लिक्विड हो, भले वो सॉलिड हो, भले वो गैस हो, ये तीनों का तीनों जो है वो किस चीज के ऊपर कंसिस्ट होंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैस, मॉलिक्यूल्स के ऊपर। सही है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट होंगे। अब मैं किसी भी एक स्टेट, मैटर की किसी भी एक स्टेट का एग्जांपल लेता हूँ। मैं गैस का लेता हूँ, तकरीबन गैस का लिया जाता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो मैंने गैस ले ली, एक सिलेंडर के अंदर बंद पड़ी हुई है। सही है। इंटरनल एनर्जी समझो, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अब आप मुझे बताएं कि इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी की वजह से मोशन तो हो रही है, ये आप मानते हैं कि एनर्जी है इनके पास और मोशन हो रही है। ये आप बात मानते हैं ना, एनर्जी की वजह से ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन के अंदर हैं। सॉलिड के अंदर भी हैं, लिक्विड में भी हैं, गैस में भी हैं। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। सही। अब एक और बात, एनर्जी तो है इनके पास। कौन सी एनर्जी है? तो हमने दो एनर्जी पढ़ी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो हम देखते हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी होती है। एनर्जी के बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये मोशन के अंदर है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी होती है। सही। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम हाइट की वजह से पढ़ते हैं। क्या? हाइट की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप यूज तकरीबन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हैं। सही है। तो सिंपली क्या होती है, हाइट की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल के पास, हमने मान लिया क्योंकि वो मोशन के अंदर है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी भाई, वो तो मोशन के अंदर है ना। देखो, जब एक मॉलिक्यूल में बड़ा करके कंसिडर कर रहा हूँ, ये गैस के, ये जो गैस मैंने कंसिडर की थी ना, इनके मॉलिक्यूल्स में कंसिडर कर रहा हूँ। एक मॉलिक्यूल ये रहा और एक मॉलिक्यूल ये रहा। पहले आप ऐसे कंसिडर नहीं करें, पहले आप कंसिडर करें इस तरीके से कंसिडर करते हैं। पहले गैस को रख लिया हमने इधर, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल इससे आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। सही है। जब ये आपस में कोलाइड करेंगे, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, तो कोलिजन के दौरान क्या, कोलिजन के दौरान ये कुछ सेकंड के लिए रुक जाएंगे, कोलाइड करेंगे, कुछ सेकंड के लिए रुक जाएंगे। देन वो अपनी जो वेलोसिटी है उसको क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। बी को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। देन अगर, ठीक है, हम एक ही गैस की बात करें, हमने कंसिडर कर लिया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस पड़ी हुई है। सही है। तो हाइड्रोजन गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मासेस सेम है। मासेस सेम होने की वजह से मॉलिक्यूल आप एक दूसरे के अंदर एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से वो कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो रुक जाएंगे। तो बहुत छोटा सा टाइम है, आधा सेकंड में नहीं, आधे का आधा भी नहीं है, बहुत छोटा सा टाइम है। सही है। तो कुछ सेकंड के लिए वो रुक जाएंगे। तो रुकने की वजह से उनके पास जो एनर्जी आएगी वो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से आती है। सही है। और दूसरी हम बात कहें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, उस मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाउंड तो होगा। भाई हाइड्रोजन गैस आप कंसिडर कर रहे हैं, H2 गैस है, हमने कोई भी गैस कंसिडर किया वो H2 है, आप समझ लें। तो वो उसके जो मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड तो होंगे। आइडियल गैस तो रियल गैस कंसिडर किया हमने भाई, रियल है। आइडियल तो रहेगी, मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड होंगे। बाइंड होने की वजह से क्या मतलब, बॉन्ड है उन दोनों के अंदर। तो बॉन्ड की वजह से भी जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के पास, वो पोटेंशियल होती है। सही है। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे होती है। तो हम डिफाइन करते हैं जो इंटरनल एनर्जी है। सही है। इंटरनल एनर्जी जो है किसी भी
सब्सटेंस के पास भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, बराबर होती है, इंटेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, वो बराबर होती है यू के प्लस यू पी। ये होता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। यू डिनोट करता है इंटरनल एनर्जी को, तो बराबर होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में? ये था इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। तो अब आगे हम देखते हैं बुक के अंदर क्या दिया जा रहा है। अब इंटरनल एनर्जी जो होती है किसी भी सिस्टम्स के हम डिफाइन कर सकते हैं उसके टेम्परेचर के साथ, उसके मॉलिक्यूल्स के मोशन के साथ, और हम डिफाइन कर सकते हैं फेज के साथ, जो मैटर है उसकी फेज के हिसाब से भी। हाईएस्ट इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, वो गैसेस के अंदर होती है। हाईएस्ट किसके अंदर होती है? गैसेस के अंदर होती है इंटरनल। सॉलिड के अंदर लोवेस्ट होती है। अब क्यों होती है बेटा? देखिए, पहले तो हम देखें टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी तो वैसे भी इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर होता क्या है बेटा? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वो टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर से तो हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी जो है इंक्रीज होगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। यू और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसके दौरान क्या होगा? सिंपली क्या हो रहा होगा? रैंडम मोशन जो है वो मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो रही होगी ना। भाई टेम्परेचर ज्यादा होगा किसी कंटेनर, एक कंटेनर ये है, कंटेनर ये है, इसका टेम्परेचर मैं कह रहा हूँ 50 सेल्सियस है और उसका मैं कह रहा हूँ 20 सेल्सियस है इस कंटेनर का। तो भाई इसका टेम्परेचर ज्यादा है इस कंटेनर का, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, रैंडम मोशन ज्यादा होगी। ऐसे भी आया समझ में हमें? अब फेज का क्या चक्कर है यार? देखो, सॉलिड जो होता है, सॉलिड कोई भी आप सॉलिड कंसिडर करें, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इस तरीके से टाइट, ये भी मैंने लूज बांध दिए हैं, टाइटली होते हैं। ये लूज है, थोड़ा टाइटली होते हैं मॉलिक्यूल। लिक्विड के अंदर थोड़ा दूर होते हैं, गैस के अंदर और दूर होते हैं ऐसे, लिक्विड के अंदर ऐसे होता है दूर, और सॉलिड के अंदर तो मिले हुए होते हैं, मिले होते हैं ऐसे, मिले होते हैं। वो क्या करते हैं? मूव करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन को परफॉर्म करते हैं। आप किसी भी सब्सटेंस को ले लें, उसको आप हीट देंगे, एनर्जी प्रोवाइड करते जाएंगे, प्रोवाइड करते जाएंगे, तो वो क्या करेगा? भाई अपनी सॉलिड स्टेट की एनर्जी इंक्रीज करेगा। सॉलिड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, ये आप बात मानते हैं? मैंने हीट दी किसी भी सॉलिड को, तो उससे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हुई, बट उसकी कोई लिमिट होती है, सही है? उस लिमिट से ज्यादा मैं दूंगा वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड के हैं, और ये एल से लिक्विड, मैं यहाँ पे एल लिख रहा हूँ, एल से लिक्विड, और ये है नीचे वाले गैस के मॉलिक्यूल है जो बड़े बड़े, जी गैस। देखो, मैं हीट दूंगा, वो उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी सॉलिड की, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल से आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होंगे। अब लिक्विड की भी लिमिट होगी, लिक्विड को मैं हीट करूंगा तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आपको पता है, आप आइस के वाटर को हीट करें तो वो क्या हो जाता है? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को हीट करें तो वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सही है? ये आइस है, ये एक लिक्विड है, जो ये लिक्विड है वाटर का जो सबसे कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे। तो मैंने क्या करा? मैं सिर्फ हीट दे रहा हूँ, हीट की वजह से स्टेट चेंज हो रही है। अब गैस से ज्यादा वो कोई और स्टेट में जाएगा नहीं, हीट आप करते जाओ गैस के अंदर ही होगा। तो आप इससे अंदाजा लगाएं, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी, मतलब ज्यादा इंटरनल एनर्जी है, सॉलिड के पास कम होगी। क्या सॉलिड को हम हीट करते जाएंगे वो स्टेट चेंज कर लेगा? गैस को करेंगे, गैस के बाद तो कोई स्टेट आएगी ही नहीं ना। गैस को हीट करते जाओ, गैस के मॉलिक्यूल और दूर दूर जाते जाएंगे, सिंपल। तो ये था किसका? वो इंटरनल एनर्जी का रिलेशनशिप किसके साथ? हाँ, वो किसके साथ इंटरनल का? फेस के साथ था, फेस के साथ। मैंने नीचे तक दे दिया, फेस के साथ रिलेशनशिप। हाईएस्ट किसकी होती है? गैस की होती है, और लोवेस्ट किसकी होती है? सॉलिड की होती है। अब इंटरनल एनर्जी को आप कैसे इंक्रीज करेंगे? आप वर्क करते भाई, मैंने आपको पीछे समझाया था, मैंने क्या क्या वर्क किया जिसकी वजह से, मैंने क्या कहा? मैंने आपको पीछे समझाया था कि मैंने हीट किया किसी सब्सटेंस को, जिसकी वजह से उसके अंदर जो गैस पड़ी थी उसकी एक्सपेंशन हो गई। तो क्या किया? वर्क हुआ ना, किसने किया? सिस्टम ने किया। डूइंग वर्क ऑन इट, काम हुआ उसके ऊपर, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी क्या इंक्रीज हो गई। या आप हीट को ऐड करते हैं, मैं हीट को ऐड कर रहा हूँ, हीट की ऐड होने की वजह से क्या हो रहा है? वर्क भी हो रहा है, हीट भी ऐड हो रही है, और इंटरनल एनर्जी जो हो रही है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब आप क्या कर दे? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी डिक्रीज बाय लूजिंग हीट टू सराउंडिंग।
अब इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज होगी, कोई भी सब्सटेंस जो है वो सराउंडिंग के, जैसे मैंने कहा आप जो टी है, टी चाय जो है, यहाँ पे चाय पड़ी हुई है, ये चाय। अब चाय को एक गरम गरम इसके वेपर्स जो है वो बाहर निकल रहे होंगे, आप देखना जब चाय को आप बॉयल करेंगे तो वेपर्स जो है वो बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद जो टी है वो क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। तो क्या हुआ, हीट के बाहर ट्रांसफर हो गई, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो गई। तो ये था। अब इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर के रिलेशनशिप के बारे में देखें। टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी जो है डायरेक्टली आपस में प्रोपोर्शनल है। गैस को जब हम हीट करेंगे, सही है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसके बाद गैस के मॉलिक्यूल फास्ट मूव करेंगे। ऐसे ही सॉलिड के अंदर हम हीट करें, सॉलिड और लिक्विड के अंदर, तो वो क्या टाइटली पैक्ड होते हैं, तो वो थोड़े क्या होंगे आपस में, उनकी जो एनर्जी होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो थोड़ा ज्यादा मूव करेंगे। इसके अंदर भी ये होगा, उससे ज्यादा देंगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर देंगे। ये था। अब both of kinetic and potential energy क्या होते हैं, ड्यू टू intermolecular forces that keep them close together। मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल भी होती है। सही है। किसकी बात हो रही है, लिक्विड की बात हो रही है, लिक्विड एंड सॉलिड्स। उनके पास पोटेंशियल भी होती है और काइनेटिक भी होती है। और जो क्यों होती है, क्योंकि वो मोशन में भी है। और पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है उनके बीच में, जो उनके आपस में क्लोज रखे बैठी हुई है। गैस के अंदर वीक है तो उसके ज्यादा गैस का मॉलिक्यूल्स दूर है, तो उसे हम हीट करेंगे तो वो ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। अगर लिक्विड और सॉलिड को अगर हम इसे हीट करें तो अपनी स्टेट को चेंज कर देंगे, अगर लिमिट से ज्यादा हीट किया तो। यहाँ तक समझ में आया। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर आप रियल कंसिडर करें, आप रियल सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंसिडर करें, मतलब रियल कोई भी सब्सटेंस हो, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, प्लस उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं, सही है, तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओ मॉलिक्यूल को शो करा, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर जो फोर्स होती है वो क्या होती है, नहीं होती, कोई भी फोर्स नहीं होती, मॉलिक्यूल आपस में बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सिर्फ रेंडम मोशन को परफॉर्म करते हैं। अब जो आइडियल गैस है उसके पास क्या था, ये मैंने गैस आइडियल कंसिडर कर ली। अब इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्जन है, ना कोई बॉन्ड बनी हुई है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी क्या है उसके पास है। अब आपने पीछे पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है ये, फिर सॉलिड का हो, लिक्विड का हो, गैस का हो। हम बेसिकली गैस को कंसिडर करते हैं, तो हम गैस की बात कर रहे हैं। तो मैंने गैस का एक मॉलिक्यूल लिया है, कौन सा, आइडियल मॉलिक्यूल। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने कहा था कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3/2 के डेल्टा टी। ये क्या होगा, फॉर्मूला होगा फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला था। अब काइनेटिक एनर्जी, अब आप मुझे बताएं कि जो इंटरनल एनर्जी है यू, वो बराबर होती है यू पी प्लस यू के, या यू के प्लस यू पी, के काइनेटिक, पी पोटेंशियल। ये वाला जीरो हो गया प्लस, बाकी ये बचा यू के है उसके पास। तो इंटरनल एनर्जी है वो ओवरऑल किसके बराबर होगी, यू के बराबर होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं यू इज इक्वल टू के डॉट ई, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब मैं इसके साथ डेल्टा यूज करता हूँ, क्यों, कि पहले सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी थी वो कुछ और थी, अब इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कुछ और होगी। चेंज इंटरनल एनर्जी को शो करता है बेसिकली। सही है। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला जो था काइनेटिक एनर्जी का, के इज इक्वल टू 3/2 डेल्टा टी और के डेल्टा टी। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्मूला, 3/2 के डेल्टा टी फॉर्मूला था ना, किसका बराबर था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था। सही है। काइनेटिक एनर्जी अब किसके बराबर होगी, आइडियल गैस के अंदर यू के बराबर होगी, तो हमने फॉर्मूला के अंदर यू को पुट कर दिया, चेंज को शो कर रहा है, काइनेटिक यू तो बेसिकली चेंज को शो कर रहा है, कंफ्यूज नहीं है ना, यहाँ पर चेंज को शो कर रहा है। सही है। तो इसके अंदर आप देखें तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया किसका, इंटरनल एनर्जी का, किसकी किसकी, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी, रियल गैस के लिए नहीं है, याद रखना, आइडियल गैस के लिए। अब ये 3/2 के जो है वो सारे क्या है, कॉन्स्टेंट है, के की वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻25, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, यूनिट आप कैलकुलेट कर ले। टेम्परेचर डिवाइड आएगा यहाँ पर, के इज इक्वल टू यू ओवर टी, जोल पर केल्विन, जोल पर केल्विन का क्या हुआ, यूनिट हुआ 3 इंटू 10⁻माइनस 1.38 इंटू 10⁻⁻25 जोल पर केल्विन का क्या हुआ, यूनिट हुआ। अब इस कांस्टेंट को आप हटा दें
तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के साथ रिलेशनशिप बन गया। मतलब क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है। तो ये था आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।